गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 14 जल भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि जल हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये हमें कैसे प्राप्त होता है। शुरू करें बच्चों। जल जीवन के लिए अति आवश्यक है। हम प्रतिदिन जल का उपयोग पीने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में व अन्य सफाई के कार्यों में करते हैं। बच्चों, आप घर पे देखते ही होंगे, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये पीने में काम आता है और घर में बहुत से काम में ये आवश्यक होता है, जैसे कपड़े धोने में, नहाने में, सफाई में। जल का उपयोग कृषि व कारखानों आदि में भी किया जाता है। जल के स्रोत। हमें जल नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं अथवा हैंडपंप से प्राप्त होता है। वाष्पन। बच्चों, अब हम समझेंगे कि वाष्पन क्या होता है। दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों, खेतों तथा अन्य भूमि क्षेत्र पर पड़ती है, जिससे इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। वाष्पोत्सर्जन। पौधे भी जल को वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त करते हैं। संघनन। जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। बच्चों, तुमने घर में देखा होगा, जब गिलास में पानी में बर्फ डालते हैं तो गिलास के बाहर पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। ये बूंदें कहाँ से आती हैं बच्चों? बच्चों, बर्फ डालने से पानी का गिलास ठंडा हो जाता है। बाहर की वायु जब इस गिलास से टकराती है तो वायु में उपस्थित जल वाष्प की बूंदें
इस गिलास की सतह से टकराकर वापस जल में बदल जाती है। इस प्रोसेस को संघनन कहते हैं। समझ गए बच्चों? बादल तो बच्चों अब हम समझेंगे कि बादल कैसे बनते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं, जो बादल जैसे दिखाई देते हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में गिरती हैं। तो बच्चों आप समझ गए कि बादल किस तरह से बनते हैं। वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। जल चक्र। वर्षा तथा हिम के रूप में गिरा जल नदियों द्वारा समुद्र या महासागरों में पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है। वर्षा, ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण करने को जल चक्र कहते हैं। बच्चों चित्र में देखो, समुद्र से, नदियों से, पौधों से और अन्य भूमि क्षेत्र से पानी वाष्प के रूप में ऊपर जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाती है वायु, ऊपर तापमान कम होता है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की बूंदें इकट्ठे होकर बादल बनाते हैं और बादल से ही वापस पानी जमीन पर हिम या वर्षा के रूप में आ जाता है। झीलों, नदियों द्वारा पानी वापस
समुद्र में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। इसे हम जल चक्र कहते हैं। ठीक है बच्चों। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है। बच्चों, जब बाढ़ आती है तो बहुत नुकसान होता है। घरों में पानी आ जाता है, खेतों को नुकसान पहुंचता है, जानवर भी बहुत से मर भी जाते हैं। जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ सकता है। बच्चों, जब वर्षा ज़्यादा आती है तो बाढ़ आती है, और जब वर्षा बहुत समय तक नहीं होती तो सूखा पड़ता है, जिससे फसलें नहीं उगती, अनाज की कमी हो जाती है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए जल का विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। हम सावधानी बरतें, जिससे जल व्यर्थ ना हो। बच्चों, जल व्यर्थ ना हो, इसके लिए हमें वर्षा जल को इकट्ठा करना चाहिए। वो क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण। वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण की विधियां। बच्चों, पहली विधि है छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइप द्वारा पहुंचाया जाता है। नंबर 2, सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि जल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है और हमें इसका सोच समझकर उपयोग क्यों करना चाहिए। तो बच्चों, पाठ का सारांश यहाँ पूरा होता है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना और कॉपी में लिखना भी। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। बाय बाय।